नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। हरियाणा के लोकसभा की श्रृंखला में आज नंबर है कुरुक्षेत्र लोकसभा का। 1977 में बनी कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर 9 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें रादौर यमुनानगर की, लाडवा, शाहबाद, थानेसर और पेहवा कुरुक्षेत्र ज़िले की, और गुहला, कलायत, कैथल और पुंडरी कैथल डिस्ट्रिक्ट की। अभी हाल में रादौर और लाडवा कांग्रेस के एमएलए हैं वहाँ से, और शाहबाद में जेजेपी के एमएलए हैं, थानेसर और पेहवा में बीजेपी के एमएलएज हैं, और गुहला फिर से जेजेपी के पास है, कलायत बीजेपी के पास है, कैथल में भी बीजेपी का एमएलए है, और पुंडरी से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वहाँ से, जो अभी हाल में वहाँ के एमएलए हैं, जिनका नाम है रणधीर सिंह गोल्याण। कुरुक्षेत्र लोकसभा वैसे भी बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हाल ही में इंडिया गठबंधन ने ये निर्णय लिया है कि वहाँ से एक साझा उम्मीदवार वो उतारेगी। कुरुक्षेत्र लोकसभा के बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं पॉलिटिकल सर्वेयर और पत्रकार जोगिंदर कथुरिया जी। उनसे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा कुरुक्षेत्र लोकसभा के बारे में और आपको बता दूं। सबसे ज़्यादा बार यहाँ से कांग्रेस के 1957 में मूलचंद जैन यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट रहे। उसके बाद देवदत्त पुरी जो है वो भी कांग्रेस के कैंडिडेट थे। गुलजारी लाल नंदा भी कांग्रेस के कैंडिडेट थे। 1957 से 1971 तक ये सीट कांग्रेस के पास रही। उसके बाद रघुवीर सिंह विर्क 1977 में जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। 1980 में मनोहर लाल सैनी जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, और 84 में सरदार हरपाल सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट थे। 1989 में गुरदयाल सिंह सैनी जनता दल के कैंडिडेट थे। 1991 में तारा सिंह कांग्रेस के एमपी रहे यहाँ से। 1996 में ओपी जिंदल हरियाणा विकास पार्टी के यहाँ से एमपी रहे। 1998 और 1999 कैलाशो सैनी वो इंडियन नेशनल लोकदल की यहाँ से एमपी रही। 2004 और 2009 में कांग्रेस के नवीन जिंदल रहे, और 2014 में राजकुमार सैनी रहे, और अभी 2019 से अभी तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष में 2019 में भारतीय जनता पार्टी के नायाब सिंह सैनी वहाँ से एमपी है। कथुरिया जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले हमने 3 लोकसभा रोहतक, सोनीपत और अम्बाला 3 लोकसभा की कुंडली खंगाली थी, जिसे जनता ने बहुत ही पसंद किया, और बार बार जनता आगे वीडियो देखना चाह रही थी, परंतु बीच में किसान आंदोलन और आपकी तबीयत नासाज रही, तो जिसके कारण बीच में थोड़ा गैप आ गया। आज कुरुक्षेत्र लोकसभा की कुंडली खंगालना इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी जो कल ही कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी द्वारा एक सीट शेयरिंग का फार्मूला आया है, उसमें कुरुक्षेत्र की जो लोकसभा सीट है वो आम आदमी पार्टी के कोटे में चली गई है, और अब 9 सीटों पर हरियाणा में कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी, और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट, इंडिया अलायंस सपोर्ट तो रहेगा उनको का कैंडिडेट रहेगा। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो वर्तमान में पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही है, और पिछले 5-6 महीने से नवीन जिंदल सर्वे करवा रहे थे फील्ड में कि क्या मुझे कांग्रेस का उम्मीदवार बनना चाहिए या मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाकर अपने भविष्य में राजनीति करनी चाहिए। 2 बार पहले एमपी रह चुके हैं, उनके पिताजी भी एमपी रह चुके हैं। हाँ बिल्कुल, नवीन जिंदल की अपनी भी पकड़ है, और धन बल से भी मजबूत है हर तरीके से। तो एक जो बनिया चेहरे के तौर पर भी भाजपा उसको हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट पर चुनाव मैदान में उतार सकती है। उसके बाद भाजपा के पास विकल्पों की कमी नहीं है। जो वर्तमान में कुरुक्षेत्र से सांसद है नायाब सिंह सैनी, जो भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। फिर एक लाडवा से
पूर्व में विधायक पवन सैनी जो भी टिकट की रेस में हैं, भाजपा के महामंत्री भी रहे हैं पवन सैनी। उसके बाद एक सीएम मनोहर लाल खट्टर की एक पसंद कैलाश भगत भी टिकट की रेस में है, कैथल से पूर्व में विधायक रहे हैं। और अगर प्रमोटेशन एंड कम्बिनेशन इस प्रकार का बना, एक पंजाबी उम्मीदवार हरियाणा में ज़रूर उतारना चाहती है भाजपा। जैसी कि संभावनाएं बन रही हैं, अरविंद शर्मा को रोहतक की बजाय करनाल से चुनाव लड़वाया जाएगा। यदि अरविंद शर्मा को करनाल भेजा जाता है तो करनाल की बजाय जो पंजाबी उम्मीदवार या तो फरीदाबाद लोकसभा में सूट करता है या फिर कुरुक्षेत्र में सूट लेकिन करता है। करनाल में तो ऑलरेडी पंजाबी कैंडिडेट हैं। संजय भाटिया जी जो सिटिंग एमपी हैं, उनका इंटरेस्ट लोकसभा की बजाय विधानसभा में ज़्यादा है। वो पानीपत शहरी सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो भाजपा के तो उम्मीदवारों की चर्चा हमने कर ही ली, अब हमें देखना नहीं, है। लेकिन क्या नायाब सिंह सैनी को रिपीट नहीं कर सकते? बिल्कुल किया जा सकता है। यदि जिंदल परिवार भाजपा में आ रहा है, भाजपा में जुड़ रहा है, तो उन्हें चुनाव ज़रूर लड़वाया जाएगा। अब दो ही ऑप्शन बचते हैं नवीन जिंदल के चुनाव लड़ने के, या तो हिसार लोकसभा से लड़ें या फिर कुरुक्षेत्र लोकसभा हिसार में से। पहले से ब्रजेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला, कुलदीप बिश्नोई कैंडिडेट सभी के सभी हैवी वेट और हाई प्रोफाइल है। मुझे लगता है कि जो भाजपा एक सीट जेजेपी के कोटे में छोड़ देगी, और अभी कैप्टन अभिमन्यु भी अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं हिसार सीट। चलो वो हिसार जिस दिन बात करेंगे वो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। कुरुक्षेत्र लोकसभा ही फोकस करते हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा में अब जो आम आदमी पार्टी के विकल्प हैं, आम आदमी पार्टी के विकल्पों में देखो, एक सीट अगर कुरुक्षेत्र ली है, क्योंकि वहाँ पहले बनिया जाति से एमपी रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की खुद की भी निगाह किसी बनिया प्रत्याशी को मैदान में लाने की। क्या वो खुद नहीं आ सकते? खुद भी बनिया है, आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, हरियाणा उनका गृह प्रदेश भी है। बिल्कुल आने को तो आ सकते हैं, परंतु जो मुझे संभावना कम प्रतीत होती है, क्योंकि सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुशील गुप्ता या फिर बलबीर सैनी, जिन्होंने पीछे ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, वो INLD में 1987 विधायक भी, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, और उनका अच्छा रसूख है। आप एक बात पिछले काफ़ी टाइम से रिकॉर्ड उठाइए, 2014 और 19 दोनों बार सैनी प्रत्याशी लोकसभा का चुनाव जीता और है। OBC एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और उससे पहले कैलाशो सैनी भी, गुरदयाल सिंह सैनी भी, ये सभी MP रहे हैं। तो सैनी कम्युनिटी का बहुत बड़ा होल्ड है कुरुक्षेत्र लोकसभा पर। लगभग हर विधानसभा जो कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंतर्गत आती हैं, सभी में सैनी वोटों की तादाद अच्छी खासी है। तो इसलिए बलबीर सैनी या सुशील गुप्ता में से एक प्रत्याशी को चुनाव मैदान में आम आदमी पार्टी उतार सकती है। और आज का जो वर्तमान का सर्वे है, उसमें यही प्रतीत हो रहा है। पिछली बार भाजपा को अच्छा खासा 56% मत प्राप्त हुआ था यहाँ पर कुरुक्षेत्र में, और आज भी भाजपा एज पर प्रतीत होती है। भले ही अलायंस हो गया हो, फिर भी मुझे ये लगता है कि भाजपा को डेंट तो लग रहा है। 56% वोट तो आज के सर्वे में भाजपा को प्राप्त नहीं हो रहे, परंतु भाजपा आज भी लगभग आधे मतों के करीब खड़ी है। जो मैंने सर्वे किया है, 46 से 48% मत आज भी भाजपा के पक्ष में जा रहा है। और जो आप और कांग्रेस का साझा प्रत्याशी, पहले सिंबल के ऊपर मैंने सर्वे किया था, उसमें लगभग कांग्रेस को 40 और 5% आम आदमी पार्टी को मत जाने की संभावना थी।
उस समय जब मैंने सर्वे किया था, निर्मल सिंह ने अभी आम आदमी पार्टी छोड़ी नहीं थी। यदि निर्मल सिंह कांग्रेस में रहते तो कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी में रहते तो वो भी प्रत्याशी तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि निर्मल सिंह जो कि पिछली बार 3 लाख से ज़्यादा वोट लिए थे कांग्रेस की टिकट के ऊपर, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक साझा उम्मीदवार हो जाए, उनको आम आदमी पार्टी का ही फ़ायदा मिलेगा, कांग्रेस का ही फ़ायदा मिलेगा? अभी मुझे संभावनाएं कम लगती हैं, क्योंकि अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही ज्वाइन की है उन्होंने कांग्रेस, तो मुझे नहीं लग रहा उनका ज़्यादा इंटरेस्ट अम्बाला शहर और अम्बाला कैंट की सीटों पर है। पिछली बार अम्बाला कैंट से उनकी बेटी चित्रा सरवारा चुनाव लड़ी थी और वो खुद अम्बाला शहर से चुनाव लड़े थे, तो उनका ज़्यादा फोकस अम्बाला पर रहेगा। वो कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने में कांग्रेस की टिकट पर भी तैयार नहीं थे, तो आम आदमी पार्टी की टिकट पे तो वैसे बहुत ही कम संभावना प्रतीत होती है। मुझे लगता है बलबीर सैनी या सुशील गुप्ता में से ही प्रत्याशी होगा कुरुक्षेत्र लोकसभा में। जी, और जेजेपी जो है अर्जुन चौटाला ने चुनाव लड़ा था, INLD की टिकट पर लड़ा था। जेजेपी की टिकट पर जय भगवान शर्मा ने लड़ा था। INLD और जेजेपी का क्या रहेगा? देखो, सदा से यहाँ लगभग वोट बैंक तो रहा है INLD जेजेपी दोनों का। पिछली बार अगर आप देखेंगे तो दोनों पार्टियों को मिलाकर लगभग 1,30,000 के करीब मत प्राप्त हुए थे INLD और जेजेपी, जो कि लगभग 10% के करीब हो जाता है दोनों। तो आज 10% वोट तो नहीं है जेजेपी और INLD के पास मिलाकर। जो मैंने सर्वे किया था उसमें जेजेपी का वोट बैंक तो घटकर 2.5% के करीब आ गया है और INLD का वोट बैंक लगभग 3.5% के करीब आज भी यहाँ प्रतीत होता है कुरुक्षेत्र लोकसभा में, क्योंकि कुरुक्षेत्र लोकसभा में उनके पास अच्छे खासे प्रत्याशी हैं और एक बार शायद अभय चौटाला खुद भी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं और पिछली बार अर्जुन चौटाला चुनाव, तो कुरुक्षेत्र से अच्छा खासा लगाव रहा है अर्जुन चौटाला INLD का। अब मुझे लगता है कि जेजेपी बीजेपी अलायंस में ही लड़ेंगे और एक सीट जेजेपी को जाएगी, तो यहाँ जेजेपी का उम्मीदवार नहीं होगा। और बीएसपी के पिछली बार जो शशि थे वो तीसरे नंबर पे रहे थे। हाँ, लगभग उनको 6% के करीब मत प्राप्त हुए, 6.25% के करीब मत प्राप्त हुए थे। देखो, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, सैनी बाहुल्य इलाका है, सैनियों की अच्छी खासी तादाद है। तो जहाँ तक कास्ट परसेंटेज की बात है, वही बात कर लेते हैं कि कौन सी जाति की कितनी कास्ट परसेंटेज है कुरुक्षेत्र लोकसभा में। कुरुक्षेत्र लोकसभा में लगभग 48% जनरल जाति की वोट्स हैं। उसके बाद 22% यहाँ पर SC कम्युनिटी की वोट्स हैं और 30% के करीब OBC वोट्स हैं। और OBC में सैनी, गुज्जर, यादव, कुम्हार, कश्यप, ये सभी प्रमुख जातियां हैं जो बाहुल्य हैं। जनरल जाति में लगभग 18% के करीब जाट हैं और जट सिख भी अच्छी तादाद में हैं। यहाँ पर जो पिहोवा विधानसभा है, जट सिखों की अच्छी तादाद है, हालांकि वो रिजर्व्ड है। हाँ, पिहोवा के बाद गुला न, पिहोवा रिजर्व नहीं है, गुला रिजर्व है। पिहोवा में तो संदीप सिंह पिछली बार भाजपा, शाहबाद और गोला रिजर्व्ड है। हाँ, शाहबाद और गोला रिजर्व सीट्स हैं। मैं आपको एक अभी जो मैंने पीछे सर्वे किया था, मेरे सर्वे में कलायत सीट पर आज भी भाजपा एज पर है। कलायत के बाद कैथल सीट पर भी भाजपा एज पर है। वहाँ से उनके विधायक भी हैं। हाँ, कमलेश टांडा, लीलाराम। गुहला सीट पर भी आज का जो सर्वे है उसमें भाजपा एज पर है।
उसके बाद थानेसर सीट पर भी भाजपा एज पर है, वहाँ से उनके विधायक भी हैं। हाँ, सुभाष सुधा सुधा विधायक हैं। फिर उसके बाद पिहोवा सीट पर भले ही यहाँ भाजपा के विधायक हैं, परंतु जो एक वो महिला कोच का मामला उछला था, उससे संदीप सिंह और भाजपा को काफ़ी डेंट पड़ा है यहाँ पर पिहोवा में। वहाँ जो मेरे सर्वे में आज भी कांग्रेस आगे प्रतीत होती है पिहोवा विधानसभा में जी। उसके बाद हम बात करेंगे पुंडरी में। पुंडरी में हालांकि यहाँ पर निर्दलीय विधायक हैं रणधीर गोलन, जिन्होंने समर्थन दे रखा है यहाँ पर भाजपा को, और आज की परिस्थिति में पुंडरी में भाजपा एज पर प्रतीत होती है, जो मैंने हाल में ही सर्वे किया है। उसके बाद रादौर सीट पर कांग्रेस के ही विधायक हैं और बिशन लाल सैनी। आज भी कांग्रेस वहाँ पर एज में प्रतीत होती है। यदि यहाँ पर अलायंस ना होता और कुरुक्षेत्र सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी आता तो बिशन लाल सैनी के प्रत्याशी बनने की संभावनाएं भी बहुत अधिक थी, क्योंकि नवीन जिंदल कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे। उसके बाद लाडवा सीट पर भी कांग्रेस एज में प्रतीत होती है, वहाँ कांग्रेस के ही विधायक हैं मेवा सिंह सैनी। और उसके बाद शाहबाद में हालांकि विधायक यहाँ पर जेजेपी का है रामकरण काला, परंतु जो मेरा सर्वे आया है, मैंने जो सर्वे किया है वहाँ घूमकर, मुझे आज कांग्रेस एज पर प्रतीत हो रही है शाहबाद विधानसभा में जी, क्योंकि लोगों ने वहाँ पर भाजपा के अगेंस्ट वोटिंग की थी और जो जेजेपी ने वहाँ समर्थन दिया, जेजेपी ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई, उससे वहाँ के लोगों में रोष है। हालांकि रामकरण जो काला है उसका अपना व्यक्तिगत वोट बैंक है, उसे तो कांग्रेस की टिकट नहीं मिल पाई थी, इसलिए वो जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन उनको एंटी बीजेपी ही सेंटिमेंट की वोट मिली थी। हाँ जी, हाँ जी। तो जो भविष्य में मुझे बीजेपी की तरफ जाता नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए मुझे वहाँ पर एज। अच्छा, एक चीज़ और 2020 में इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, अभी दोबारा से किसान आंदोलन 2.0 शुरू हो चुका है। एक बहुत बड़ा नाम गुरनाम सिंह चडोनी, उनकी वाइफ ने भी 2014 में वहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, हार। आपको लगता है कि चडोनी या उसके परिवार से कोई कैंडिडेट हो सकता है? मुझे लगता नहीं कि गुरनाम सिंह चडोनी भले ही पहले लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हों, परंतु उनका इतना बड़ा कद हो कि उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ें और जीत भी जाएं, फाइट भी करें। किसी पार्टी की हेल्प से यदि वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव ने आम आदमी पार्टी की टिकट पे ही चुनाव लड़ा था, तो वो हार गई थी। अब वो वापस आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं और आम आदमी पार्टी उन्हें टिकट थमाकर प्रत्याशी बना भी देती है, तो भी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, राह इतनी आसान नहीं होगी गुरनाम सिंह चडोनी के लिए। जी जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि वहाँ पर लोकल इश्यूज़ क्या क्या हैं, क्योंकि जब आपने सर्वे किया तो इश्यूज़ की तो बात हुई होगी। क्या इश्यूज़ हैं लोगों के दिमाग में, क्या है और कौन सा इशू डोमिनेट करेगा? बहुत बड़ी पॉपुलेशन, जैसा आपने मेंशन किया, जाट और जट सिख की है, और आंदोलन की वजह से पूरा कृषि कम्युनिटी है, उनको गुस्सा तो है बीजेपी के खिलाफ। देखो, मैं आपको एक चीज़ विशेष तौर पर बता दूं, वैसे जीटी रोड जो बेल्ट है वो भाजपा की मजबूत बेल्ट मानी जाती थी, परंतु जब से किसान आंदोलन आया है जीटी रोड बेल्ट पर भाजपा को बहुत बड़ी संख्या में डेंट हुआ है। देखो, अगर हम किसान को केवल जाट कम्युनिटी से जोड़ें तो उस बेल्ट में तो बहुत गलत होगा, क्योंकि वहाँ पर सैनी कम्युनिटी बहुत बड़ी मात्रा में किसानी करती है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, और भी वहाँ बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर से, कृषि से जुड़े हुए हैं, तो उस चीज़ का नुकसान भाजपा को बहुत हुआ है। फिर एक और जो पहलू हमसे छूट गया है
वहाँ पर एक बहुत बड़ा पहलू राजकुमार सैनी भी है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी मंच या पार्टी जो भी उन्होंने LSP के नाम पर, जो यदि वो भी वहाँ पे मैदान में आते हैं तो वो बीजेपी के लिए स्पॉइलर हो सकते हैं, क्योंकि वो ओबीसी की वोट को काटेंगे। एक और वहाँ बात से खुद 2014 से 2019 में वो मैंने जो सर्वे किया, यदि उनकी पार्टी से कोई सैनी प्रत्याशी आता है तो वो 5% के करीब मत प्राप्त कर सकता है। यदि LSP से खुद राजकुमार सैनी, जो कि पहले 2014 से 19 तक विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, तो मुझे लगता है कि राजकुमार सैनी लगभग बहुत बड़ी मात्रा में भाजपा को डेंट करेंगे। भाजपा के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी यदि वहाँ पर राजकुमार सैनी खुद प्रत्याशी होते हैं। राजकुमार सैनी लगभग 1.5 लाख के करीब मत प्राप्त कर सकते हैं। अगर नवीन जिंदल वहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट अगर आते हैं तो ओबीसी का जो वोट बैंक है, क्या उनको वो मिल पाएगा? क्योंकि वो तो बनिया कम्युनिटी से आते हैं। देखो, पहले भी मिलता रहा है, परंतु जो उनका पहले का वोट बैंक था वो तब्दील हो गया। जो पहले उनको लगभग जाट कम्युनिटी भी बहुत अच्छी तादाद में वोट करती थी, परंतु अगर वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, आज के जो सेंटिमेंट्स हैं, जाट कम्युनिटी आलमोस्ट भाजपा के अगेंस्ट दिखती है। और नवीन जिंदल को नॉन जाट, ओबीसी, एससी और बनिया कम्युनिटी का बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा, ये हम मानते हैं। तो बनिया कम्युनिटी कितनी संख्या में है कुरुक्षेत्र लोकसभा में? लगभग 4 से 5% के बीच में वहाँ बनिया कम्युनिटी है। और पहले देखो, एक चीज़ होता है, ज़रूरी नहीं कि किसी को वहाँ से सांसद बनना हो तो उस कम्युनिटी का बाहुल्य होना, उस व्यक्ति की छवि, उस पार्टी की छवि, उस समय के सेंटिमेंट्स नहीं। लेकिन नवीन जिंदल की बात करें तो वो कांग्रेस से MP रह चुके हैं, अब वो बीजेपी में आएंगे, तो जो छवि है वो तो होती है ना कि ये किसी के लॉयलिस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सांसद बनना चाहते हैं, पार्लियामेंट जाना चाहते हैं। देखो, इस तरह की तो कोई बात, आज बहुत बड़े नेता कांग्रेस को अलविदा कहकर भाजपा में आ गए हैं, तो उनका वोट बैंक तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ ना। ये जो नवीन जिंदल का अपना व्यक्तिगत वोट बैंक है, उसके साथ अगर भाजपा और जेजेपी का वोट बैंक मिलता है तो नवीन जिंदल हाँ, एक बहुत ही पोटेंशियल और बहुत ही विनिंग कैंडिडेट हो सकते हैं। देखो, भाजपा क्या मानकर चल रही है, हमने अपना एक फिक्स वोट बैंक बना लिया है जी। भाजपा ओबीसी, पंजाबी, ब्राह्मण को अपना पेट वोट बैंक मानती है। अब भाजपा की निगाह दूसरे वोट बैंक्स पर है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ओबीसी और ब्राह्मण, पंजाबी की बजाय दूसरी कम्युनिटी जिन के वोट लेने के लिए भाजपा प्रयास कर रही है, उन्हें टिकटें ज़्यादा देने का प्रयास कर रही है। अभी पीछे मैंने जब रोहतक लोकसभा की थी तो सतीश नांदल का नाम लिया था। ये उदाहरण उसी चीज़ का। भाजपा ये मान रही है कि ब्राह्मण तो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, हमने जाटों को किस प्रकार जोड़ना है। ऐसे ही कुरुक्षेत्र में भाजपा ये मानकर चलती है कि ओबीसी तो ऑलरेडी हमारे हैं, अब हमने बनिया कम्युनिटी के वोट बैंक किस प्रकार लेने हैं। तो इसलिए नवीन जिंदल, हमने पहले जैसे रोहतक लोकसभा के बारे में बातचीत की, सोनीपत की बातचीत की, अम्बाला की बातचीत की, और हमने बातचीत की कि जो इलेक्टोरेट है, जो वोटर्स हैं, वो जाट वर्सेस नॉन जाट एक सेंटिमेंट है। लेकिन जब हम ग्राउंड पे रियल चीज़ होते हुए देखते हैं तो बहुत सारा जो एक वोट बैंक होता है वो न्यूट्रल होता है, वो बहुत ज़्यादा जातिवादी भी नहीं होता है, उनको जाट नॉन जाट से फ़र्क नहीं पड़ता है। वो उसी समय डिसाइड करते हैं कि हमने किसको वोट देना है, वो सबको ऑब्ज़र्व करते हैं और मुझे लगता है वही एक डिसिसिव डिफरेंस लेकर आते हैं। तो जब आप ये सर्वे करते हैं तो मीडिया में भी जाट नॉन जाट चलता है, पॉलिटिशियंस भी जाट नॉन जाट करते हैं, लेकिन हकीकत में इतना आसान नहीं होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एक्स सर्विसमैन
जिसकी काफ़ी पकड़ है, और उस लोकसभा में बहुत बड़ी संख्या एक्स सर्विसमैन की है, और एक्स सर्विसमैन सभी जाति से आते हैं। तो जाट नॉन जाट जैसे जो फैक्टर है यहाँ उसको ट्रांसेंड कर जाते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि इतना इजी भी नहीं है कि पूरा समाज जाट वर्सेस नॉन जाट में देखो, ये तो बिल्कुल आपने एक अच्छा पॉइंट नोट किया है। कभी भी पूरी कम्युनिटी किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं होती। ना तो 100% जाट भाजपा के खिलाफ है, ना 100% नॉन जाट भाजपा की फेवर में है। बहुत सारा हिस्सा नॉन जाट कम्युनिटी का आज भी कांग्रेस के पास है, और कुछ हिस्सा जाट कम्युनिटी का आज भी भाजपा के साथ है। तो ये जाट नॉन जाट के साथ साथ बहुत सारे, अभी आप मुद्दों की बात कर रहे थे, तो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। भाजपा के पास राम मंदिर का मुद्दा है। भाजपा धारा 370 की भी बात करती है कि आज तक धारा 370 को कोई नहीं हटा पाया था, आज तक राम मंदिर को कोई नहीं बना पाया था। तो हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है, उसके उन मुद्दों पर भी जनता वोट करती है। आज भी जो व्यापारी वर्ग है वो भाजपा से त्रस्त है, फिर भी व्यापारियों का बहुत बड़ा हिस्सा भाजपा को जा रहा है। कारण क्या है? देखो, उनके व्यापार पर प्रभाव पड़ा जीएसटी के कारण, नोटबंदी के कारण, परंतु जो प्रदेश में गुंडागर्दी थी उस पर थोड़ी लगाम लगी है, जिससे व्यापारी भाजपा के अगेंस्ट है, कुछ हिस्सा भाजपा की फेवर में है। तो देखो, दोनों टाइप से सोचा जा सकता है। व्यापारी ये भी सोच लेते हैं कि सरकार की वजह से हमारा व्यापार घटा है, फिर ये भी सोच लेते हैं शांति से व्यापार तो कर पा रहे हैं। तो वो लेकिन ये साथ साथ में ये भी सच है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनको पता है कि अगर कांग्रेस को वोट देते, जो आज के नाम पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मेन भूपेंद्र दीपेंद्र ही हैं, तो उनको पता है कि अगर सरकार आएगी तो कुछ ही सेलेक्टेड लोग हैं जो फ़ायदा उठाते हैं, पूरी जाति को तो मौका नहीं मिलता। लेकिन उनकी भी मजबूरी है कि वो वोट तो कांग्रेस को हुड्डा के नाम पर ही देते हैं। ये विपक्ष जो पार्टीज़ हैं उनके द्वारा, जो आज सत्ता में है, भाजपा या कांग्रेस के विपक्ष में INLD हैं, उनके द्वारा फैलाई गई बात है। क्या आज भाजपा में कुछ सेलेक्टेड पर्सन्स को तरजीह नहीं दी जा रही? आप सेम बात करें, लगा लो, हर कोई भी इंसान होता है, चाहे आप हैं चाहे मैं हैं, हर कोई अपनी कम्युनिटी से ज़्यादा जुड़ा होता है। जो उस पार्टी का वोट बैंक होता है, उनके काम भी ज़्यादा होते हैं। जो पीछे है, भूपेंद्र हुड्डा को फुल फ्लैग मिला, तो हाँ, उनके जो भी नज़दीक थे उनके काम भी ज़्यादा हो पाए। परंतु आज के जो सेंटिमेंट्स हैं, आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, सबको साथ में लेकर चलना होता है। यदि कोई एक कम्युनिटी को तरजीह देगा, चाहे कोई भी होगा, चाहे वो INLD है, चाहे वो BJP है या कांग्रेस है, वो पिछड़ जाएंगे सबको साथ। अब आप देखें, कांग्रेस के विधायक हैं, हर एक भी ऐसी कम्युनिटी बता दो जिससे कांग्रेस का विधायक नहीं होगा। पंजाबी विधायक हम रोहतक से BB बत्रा होंगे, इसी टाइप से BL सैनी, मेवा सिंह सैनी, सैनी समुदाय से विधायक हैं। हर कम्युनिटी से विधायक होंगे कांग्रेस के पास। बस ये एक शिगुफा छोड़ने वाली बात होती है कि जाट कम्युनिटी के ज़्यादा काम होते हैं कांग्रेस में, ये ऐसी कोई बात नहीं जी। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारे ऑडियंस को ये कुरुक्षेत्र लोकसभा की वीडियो कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके बताएं। और भी अगर आपको कुछ जानकारी है इससे संबंधित, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। कथुरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बहुत बहुत आगे धन्यवाद। भी इसी प्रकार इस श्रृंखला को जारी रखेंगे और जल्द ही हरियाणा की 10 लोकसभा को कंप्लीट करेंगे। नमस्कार।